हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के प्लेइंग 11 जो कि फर्स्ट टेस्ट में एक्सपेक्टेड हैं खेलने के। हमने स्क्वाड तो डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा प्लेइंग 11 को भी आज डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। आज साउथ अफ्रीका से स्टार्ट लेंगे, थोड़ा सा पाकिस्तान टीम को टच करेंगे, उसके बाद फिर कल और डिटेल में जाके पाकिस्तान टीम की को बात करेंगे। अच्छा, मैंने इनकी जो प्लेइंग 11 निकाली है अभी, उसमें कुछ जो नए नाम हैं जिनको अभी तक हमने टेस्ट मैचेस में देखा नहीं है या साउथ अफ्रीका के से खेलते हुए नहीं देखा, या शायद बहुत थोड़े खेले होंगे, शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरे। उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हमने पहले ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं दिया या कभी देखा नहीं होगा। जैसे कि एक प्लेयर है इनका ज़ुबैर हमज़ा, इसको हमने कभी नहीं देखा। 31 साल प्लेयर है ये, और मैंने इसकी जो क्रिकेट देखी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इसके स्टैट्स देखे हैं, तो ये अच्छा खासा खेला हुआ है। 100 से ऊपर मैचेस खेला हुआ है, उसकी एवरेज भी 47 के आसपास है। तो ये, और स्ट्राइक रेट भी अराउंड 60 के करीब है, जिससे मुझे सजेस्ट यही हो रहा है कि ये प्रॉपर टेस्ट का प्लेयर है, प्रॉपर बड़ी क्रिकेट का लंबी फॉर्म का प्लेयर है। मेरा इतना ज़ाती ख्याल है कि ये खेलेगा। और जो नए नामों में और दो नाम हैं वो हैं स्पिनर्स के। एक तो ये इनका है प्रेनिलन सुब्राइन, इसके अराउंड 250 विकेट्स हैं मैंने देखा, 100 के करीब मैचेस खेले में। और ये, इस पे मैं अभी ज़रा आता हूँ, डिटेल में बात करता हूँ। ये कोई नॉर्मल इजी बॉलर नहीं है खेलने वाले, ये ज़रा मुश्किल बॉलर हैं। और फिर एक है साइमन हार्मर, ये इसके भी बात करनी ज़रूरी है। ये 36 साल ऑफ स्पिनर है। अ, और इसकी जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा लूप वाला बॉल होता है, जो कि पाकिस्तानी विकेट्स पे बहुत सूट करेगा। इसका सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ से, और सुब्राइन का भी अच्छा हुआ है। ये दोनों खेलेंगे पहला टेस्ट में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। शायद जो इनका एक और स्पिनर है मुथुस्वामी, शायद ये उसे लिमिटेड ओवर्स में यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि वो ज़रा सा लूप कम देता है, वो ज़रा फ्लाइट कम देने वाला स्पिनर है। इफेक्टिव है, लेकिन वो उसके बॉलिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। ये प्रॉपर टेस्ट मैच बॉलर हैं जो मैंने अब तक देखा है। सुब्राइन, साइमन हार्मर और जुबैर हमजा, ये जो तीन नए लड़के हैं ना, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ये पाकिस्तान के खिलाफ उतारे जाएंगे पहले टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि तीनों की अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और पाकिस्तान को यूजुअली एक कमज़ोर टेस्ट टीम समझा जाता है। तो यहाँ पर शायद ये अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए इनको चांसेस ज़रूर देंगे, और मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। और ये जो हमारे जितने भी बड़े बड़े ओपनर्स हैं ना, अब्दुल्ला शफीक हो गए, मोहम्मद हक हो गए, इवन बाबर आजम जो स्पिनर्स पे स्ट्रगल करते हैं, इनको बहुत देख के खेलना पड़ेगा इन दोनों स्पिनर्स को। मैं अपनी 11 बता देता हूँ पहले, जो मुझे लग रहा है खेलेगी, फिर उस पर थोड़ा सा और प्लेयर बाय प्लेयर और डिस्कस कर लेंगे। मेरे हिसाब से रायन रिकल्टन, टोनी डिजोर्जी के, ये दोनों ओपनर होंगे। एडन मार्करम वन डाउन जैसे वो नॉर्मली खेलता है। फिर जुबैर हमजा को शायद ये मौका देंगे टू डाउन पे। फिर डेविड बेडिंगम आता है। अब हो सकता है जुबैर हमजा नीचे हो जाए, डेविड बेडिंगम ऊपर हो जाए, लेकिन ये मतलब ऐसे ही खेलेंगे। उसके बाद फिर मेरी प्लेइंग 11 में आते हैं वियान मुल्डर, और फिर कायल वेरियन जो कि इनके विकेट कीपर हैं, और फिर कगिसो रबाडा बॉलर्स में, फिर मार्को यंसन, ये दो फास्ट बॉलर हो गए। उसके बाद फिर दो स्पिनर पूरे, ब्रेनन सुब्राइन और साइमन हार्मर। तो अगर अगर आप इनकी टोटल बैटिंग देखो, बॉलिंग देखो, तो उसमें इनके पास चार आउट एंड आउट बॉलर्स हैं, जिसमें दो फास्ट बॉलर और दो स्पिनर पड़ रहे हैं। और बाकी फिर एक वियान मोल्डर है जो कि पूरा बॉलर पूरा बैट्समैन है। यानी मैं उसको कोई ये नहीं कह सकता कि वो कोई आधी बॉलिंग करके दे देगा, मैं उसको पूरा बॉलर मान सकता हूँ। तो ये चार नीचे के बॉलर और ऊपर एक वियान मोल्डर, ये पांच बॉलर इनके कंप्लीट होते हैं, जिसमें तीन फास्ट बॉलर हो गए और दो स्पिनर हो गए। उसके बाद भी शायद अगर जरूरत पड़ता है तो शायद एडन मार्करम थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकता है, जो कि मुझे लगता है वो कर सकता है, थोड़ा बहुत ओवर्स दे देता है वो। तो ये पांच बॉलर हैं, और बाकी फिर इनकी जो बैटिंग मैंने आपको बताई है, ये टेस्ट के सारे जो बैट्समैन है ना, ये उनको पूरा मौका देंगे जहां तक मेरी समझ है। ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, ये वाले प्लेयर जो हैं, ये मुझे नहीं लगता इनको यहाँ यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे T20s में, जो मेरी समझ है कि क्योंकि इनकी यूटिलिटी भी वहीं बनती है और ये खेलते भी रहते हैं लीग्स वगैरह। तो और
अगर आप एज वाइज भी देखो तो डिवाल ब्राविस अभी नया है, 22 साल 23 साल का लड़का है वो, तो उसके सामने भी बहुत क्रिकेट पड़ी हुई है। ये साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे जहाँ तक मेरी समझ है। और साइमन हार्मर के बारे में मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। इसने 950 विकेट्स ली हुई हैं अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 950, अगर मैंने गलत नहीं देखा ESPN पे, तो 950 विकेट्स ली हुई है इसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो ये तो कहीं से भी कोई ऐसा वैसा बॉलर नहीं है जो कि हमें 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 मतलब जिसे कहते हैं ना, एक इजी बॉलर होगा। ये मुश्किल बॉलर है, और इसकी मैंने यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस भी निकाल के देखी हैं। जिस लूप से ये बॉल करता है, स्पेशली लेफ्ट आर्म प्लेयर्स को, जिस लूप से ये बॉल करता है, वो लूप इजी नहीं होता किसी भी प्लेयर के लिए खेलने के लिए। स्पेशली लेफ्ट आर्म की मैं बात कर रहा हूँ। और इनके ये दोनों, सुब्रायन और हार्मर, इनकी जो मैंने विकेट टेकिंग डिलीवरीज देखी है ना, वो क्या है, ये लेते हैं सिली मिड ऑन सिली मिड ऑफ, और पीछे लेते हैं स्लिप। ठीक है। और लेफ्ट, अगर लेफ्ट प्लेयर खेल रहा है तो लेफ्ट वाले के लिए सिली मिड ऑन सिली मिड ऑफ और स्लिप। तो जब बाहर बॉल निकलेगा तो एज निकल के पीछे स्लिप का चांस है, स्लिप नहीं तो थोड़ी बहुत गलती हो गई, सीधा बॉल अगर आया तो सिली मिड ऑन सिली मिड ऑफ पे जाएगा। यही चीज राइट वाले के लिए करते हैं ये, लूप दे के इधर अंदर की तरफ बॉल लाते हैं। अगर आपसे कोई बैड एंड पैड मिस हो गया तो वो निकल के इधर जाएगा सिली मिड ऑन सिली मिड ऑफ। है तो ऑफ स्पिनर ना, तो बॉल अगर अंदर आएगा तो ये जो लूप से तंग करते हैं वो ये बैट और पैड के बीच में एजेस लेने की कोशिश करते हैं, या फिर मिस करा के सीधा सीधा बोल्ड या LBW। लेकिन ज्यादातर जो इनके हैं वो सिलीमिड ऑन सिलीमिड ऑफ वाले बॉलिंग पे है, राइट के लिए, और लेफ्ट वाले के लिए स्लिप पे, या फिर सिलीमिड ऑन सिलीमिड ऑफ। ये इनके एरियाज है जहाँ पे ये विकेट्स लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इनकी 11 ये बन रही है। उसके बाद पाकिस्तान की जो 11 है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आया है कि हसन अली को टेस्ट स्क्वाड में क्यों डाला। इसकी जगह नहीं बनेगी और इसको मैचेस मिलने भी नहीं चाहिए। मुझे डर है कि उसे मैच ना मिल जाए, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे कभी ना कभी हम अपनी वही देखते हैं कि जी चलो कोई बैटिंग डेप्थ दे दे, कोई हमें 20-25 रन एक्स्ट्रा दे दे, क्योंकि हमारी बैटिंग क्लैप्स होती है तो हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बॉलिंग में वो कहीं से भी पूरा बॉलर टेस्ट का नहीं है अब। ठीक है ना, क्योंकि वो बॉलिंग करता है काउंटी में अच्छी। और पाकिस्तान की जो पिचेस हैं उसके लिए आपको आउट एंड आउट फास्ट बॉलर चाहिए। आउट एंड आउट फास्ट बॉलर जो बिल्कुल स्ट्रेट बॉल करते हैं, 135 140 टच करने वाले बॉलर चाहिए। अभी मुझे नहीं पता उसकी फिटनेस लेवल क्या है, क्योंकि वो तो अपने आप को टोटली T20s के लिए ट्रेन कर रहा था, एशिया कप और ट्राई नेशन के लिए ट्रेन कर रहा था। PSL से सेलेक्ट भी वो इसी के लिए होके आया था। ठीक है। लेकिन वहां उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो अब वो टेस्ट में कैसे खेलेगा, मुझे तो नहीं लगता। मेरे हिसाब से खेलना भी नहीं चाहिए उसे टेस्ट मैच में। खैर बहरहाल उसे स्क्वाड में डाला है, जो मैंने पहले ही बताया कि गलत, उसकी सिलेक्शन हुई नहीं होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की 11 बन रही है उसमें इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपनर है, फिर शान है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आपका बाबर आएगा, पांचवें नंबर पे रिजवान है, उसके बाद सऊद है, और सऊद के बाद फिर सलमान अली आगा, फिर खुरम शहजाद नीचे आएगा, जाहिर बात है। ऊपर कोई बैट्समैन आ जाएगा, नुमान आ जाएगा, साजिद आ जाएगा, खुरम शहजाद आ जाएगा, और उसके बाद आखिर में इन दो में से कोई एक खेल सकता है, या तो अबरार खेलेगा या आसिफ अफरीदी खेलेगा। इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। हो सकता है कि ये इनिशियली जो है वो उस पे चले जाएं, क्या कहते हैं, अबरार की जगह आसिफ अफरीदी पे चले जाएं, उससे पहला मैच दे दें। हो सकता है बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट अपने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, और जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, और अबरार को ही चांस दे, अपनी बेस्ट जो कॉम्बिनेशन बनती है 3 स्पिनर्स की उसी को खिलाएं। तो ये हो सकता है, आसिफ अफरीदी को मौका दिया जा सकता है। अब मैं तो यही बोलूंगा कि भाई अब जब स्क्वाड में डाल ही दिया ना, तो फिर चांस दे ही दो, एक मैच देख लेते क्या होता है। अबरार नहीं खेलेगा मान रहा हूँ मैं,
और अभी अब्रार की शादी भी हुई है, और उसने बहुत शादी के बाद इमीडिएटली अपने स्क्वाड को ज्वाइन करना है, किया है अभी उसने ज्वाइन। तो पता नहीं वो मेंटली किस जोन में है। मेरे हिसाब से तो उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था इस टेस्ट सीरीज में, या फिर अगर टेस्ट स्क्वाड में डाला भी था तो फर्स्ट टेस्ट से तो बाहर ही करते उसे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा एक शादी करके आए और हफ्ते के अंदर उसने स्क्वाड भी ज्वाइन करना है, और स्क्वाड ज्वाइन करने के बाद उसने सीधा सीधा प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बन जाना है। ये चीज़ कुछ समझ नहीं आई मेरे। खैर बहरहाल, उनकी अपनी थिंकिंग हो सकती है कि खिलाना है या नहीं खिलाना, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद बार को अगर आप चाहो तो उसको पहले टेस्ट मैच में आप रेस्ट दे सकते हो, उसकी जगह आसिफ अफरीदी को ले लो। ठीक है। और ये आसिफ अफरीदी के लिए चांस भी अच्छा है, क्योंकि अभी अभी अबरार ने आगे ज्वाइन किया है स्क्वाड को। तो हो सकता है कि अबरार एक आधा टेस्ट मैच ले ले, थोड़ा सा ग्राउंड की फील लेने के लिए, अपने आप को दोबारा उस चीज़ के लिए, उसमें कैंप में अपने आप को वार्म अप करने के लिए, गेम समझने के लिए थोड़ा सा उसको शायद वक्त लगे। तो अगर वो 4-5 दिन ले लेता है और बैठ जाता है बेंच पे, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। वो उसकी जगह आसिफ अफरीदी को लिया जा सकता है। अब आसिफ अफरीदी डिलीवर कैसे करेगा, ये तो जब उसे मौका मिलेगा तभी पता चलेगा। क्योंकि वो एक नॉर्मल फिंगर स्पिनर है और अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन है वो एक नॉर्मल नॉर्मल फिंगर स्पिनर, और हमारे पास ऑलरेडी 2 फिंगर स्पिनर पड़े हुए हैं, नोमान और साजिद। तो ये भी एक सोचने की बात है कि क्या तीसरा भी हम फिंगर स्पिनर ही खिला देंगे। तो ये एक ट्रिकी कॉल है। नोमान, साजिद और अबरार, इनमें से अबरार और आसिफ अफरीदी के बीच में चॉइस है। बस इसमें से किसको सिलेक्ट किया जाएगा, ये एक चीज़ है जिसे हमने समझना है, और देखना है कि कौन इनमें से सिलेक्ट होता है। अच्छा, कामरान गुलाम का मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी ना, उसमें बता दिया था कि उसको मौका नहीं मिलेगा खेलने का। ठीक है ना। और आप देख लो कि आप वो खेलता कहाँ है, तीसरे थर्ड 1 डाउन पे खेलता है या 2 डाउन पे खेलता है, वो दोनों पोजीशंस तो बुक्ड है। फिर 3 डाउन पे जो आता है वो आपका सऊद शकील आता है। तो सऊद शकील की भी जगह नहीं जाएगी, जाहिर बात है। वो तो बहुत बड़ा परफॉर्मर है पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस में, स्पेशली स्पिनिंग ट्रैक्स पे तो बहुत ही अच्छा खेलता है वो तो किसी हालत, किसी दिन भी नहीं बैठता टेस्ट मैच में। अब अगर हमारी टीम में कोई एक प्लेयर है जो टेस्ट मैच में अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वो सऊद शकील ही है, मिडिल ओवर्स में। वरना तो हम मिडिल ओवर्स में विकेट्स थ्रो करते हैं। अच्छा, मैं अगर अपना एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करूं हमारी प्लेइंग 11, तो वो बन रही है इमाम, अब्दुल्ला, शान, बाबर, रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, खुर्रम शहजाद, नुमान, साजिद अली और आसिफ अफरीदी। मैं आसिफ अफरीदी को रख रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी को मैंने इंक्लूड नहीं किया। मैंने पहले भी कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट मैचेस में चांस देने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि उसको अभी हमने 3 ओडीआई और 3 वनडे में स्ट्रेट यूटिलाइज करना है। और वनडे बड़ी क्रिकेट होती है, छोटी क्रिकेट नहीं है, और आप बिठा भी नहीं पाओगे उसे। ठीक है, कि अगर ये सीरीज कहीं 1-1 पे जाके फंस गई, ओडीआई सीरीज, तो तीसरे मैच में आप उसे ब्रेक भी नहीं दे पाओगे, उसे खिलाना भी पूरा पड़ेगा आपको। और टी वो सेम T20 में अगर पहली सीरीज जो है T20 की, वो 1-1 पे फंस गई, तो भी आपको शाहीन शाह अफरीदी नहीं बिठा सकते आप। तो शाहीन शाह अफरीदी को अवेलेबिलिटी वाइज पूरा अवेलेबल रखना है T20 और ओडीआई के लिए। उसमें वो बैठ नहीं सकता, उसमें वो बैठ नहीं सकता। तो लिहाजा इसके लिए बेहतर ये है कि आप उसे जो है वो टेस्ट मैचेस में रेस्ट दे दो, ये बहुत बेहतर हो जाएगा। मेरे हिसाब से खुर्रम शहजाद के साथ जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि वो वैसी शायद रिजल्ट्स ना दे सके जैसा शाहीन शाह अफरीदी से हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमें ज़्यादा पसंद है वो एज अ फास्ट बॉलर, एज फैंस हम उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो पूरा बॉलर है टेस्ट मैच का खुर्रम शहजाद, और आपको उसे कंसिस्टेंट चांसेस देने पड़ेंगे। बॉलर्स टेस्ट मैचेस के इसी तरीके से बनते हैं। अच्छा, अब आ जाता हूँ मैं एक प्लेयर पे बात करने के लिए, उसका नाम है इमामुल हक। इमामुल हक का मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो भाई, आपने अभी जो लास्ट अपनी इनिंग खेली है ना 300 रन की, वो कोई बहुत बड़ी टीम के खिलाफ 300 300 होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा स्कोर किया है।
डेरा मुराद जमाली के खिलाफ खेली हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में। और मैंने जो उसका स्ट्राइक रेट वगैरह देखा है तो वो 275 बॉलों पे 300 रन मार दिए। ये जो बैटिंग स्टाइल है ना, ये बेस्ट सूटेड है इस मैच में। इमाम उल हक जो करता है अच्छा, हमें इस मैच में एग्जैक्टली वही चाहिए। और अगर इमाम उल हक ने वो हमें दे दिया तो इमाम उल हक की तरफ से जॉब डन है। यानी इस मैच में हमें इमाम उल हक से किसी भी लेवल पे, क्योंकि हमारी पिचेस ही वो सपोर्ट नहीं दे रही, तो हमें किसी भी लेवल से उससे कोई स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए। हमें 100 बॉलों पे 100 नहीं चाहिए, हमें 80 या 90 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उससे एक ही चीज चाहिए, और वो ये चाहिए कि भाई जैसे आप खेलते हो, स्लो खेलते हो ना, 60-70 के स्ट्राइक रेट जैसे खेलते हो वैसे ही खेल के बड़ा स्कोर डाल दो। पाकिस्तान के पास बेस्ट चांस कैसे बनेगा इस टेस्ट मैच का? पाकिस्तान का बेस्ट चांस सिर्फ इस तरह बनता है कि पाकिस्तान बैटिंग करे पहले दिन, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन विकेट और फटती है। अव्वल तो इस तरह की जिस तरह की विकेट ये बनती हैं, 3 दिन से ज्यादा ऊपर टेस्ट मैच जाता नहीं है। 3 मैक्सिमम, बहुत बहुत अच्छी बैटिंग हो गई तो शायद 4 दिन पे चला जाएगा। 5 दिन तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जिस तरह की विकेट्स हम बना रहे हैं अब, सवाल ही नहीं पैदा होता कि 4 दिन की बात भी, 5 दिन की बात भी कोई करे। 3 दिन मैक्सिमम, बहुत किसी ने अच्छी बैटिंग करी तो 4 दिन। तो जिसके पास पहली बैटिंग आ गई उसका बेस्ट चांस है जीतने का। पाकिस्तान को चाहिए कि अगर बैटिंग पहली मिलती है तो आपने इतने जो अपने बड़े बड़े बैट्समैन, नाम से तो बड़े ही लग रहे हैं, तो अगर इनको जो खिलाया है, इनसे रिजल्ट्स जो है ना वो उसी हिसाब से निकालने होंगे फिर। यानी मैं ये देखना चाहूंगा कि आपका मिडिल ऑर्डर सपोर्ट भी अच्छा दे, ओपनर्स में एक बंदा जरूर 100 करे, 100 या 80 बड़ा करे, क्योंकि अगर ये होगा तो ही आप एक बड़ा स्कोर लगा पाओगे। जिस तरह की हमारी बॉलिंग है ना, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हमने 300, 350, 350 के आसपास भी स्कोर डाल दिया, मैं शायद ज्यादा कह रहा हूँ, 300 के आसपास भी स्कोर डाल दिया, 350, तो हम मैच पकड़ लेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि हमने वो 500 रन करने हैं पहली इनिंग में, या 450, 400 करने, 350, 325 रन अगर हमने कर दिए, ठीक है, तो सामने वाली टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैच में वापसी आना। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अनटिल अनलेस वो बिल्कुल ही कोई स्पिन के अगेंस्ट कोई प्लान बना के आ जाए जो हमें पता ही ना हो, और साजिद और नुमान जो है वो पिट रहे हो, तो फिर तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर साजिद नुमान ने वही हिसाब किताब रखा जो उसने इंग्लैंड इंग्लैंड के साथ किया था, और अबरार या आसिफ अफरीदी ने उसको ज्वाइन किया मजीद अच्छी बॉलिंग के लिए, तो वो मैच जो है वो हमारे फेवर में बहुत अच्छा बन जाएगा। सॉरी, एक छोटा सा डिस्कनेक्ट हो गया था वीडियो के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ जो एक मैच हो रहा है हमारा, इंडिया और वेस्ट इंडीज का, ये क्या मजाक हो रहा है यार। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा लग रहा है जैसे जैसे बैट्समैनों के लिए जो है ब्रेड एंड बटर है, आए, मारें, स्कोर करें, रिकॉर्ड्स बनाएं और चले जाएं। कोई अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही। और मुझे, मैं भी देख ही रहा था, मैंने इनकी ज़्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं कर रहा है इनकी, क्योंकि मैचेस ही मज़ेदार नहीं हो रहे। तो लेकिन एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा देख के हैरान हो रहा था वो ये हो रहा था कि यार इन्होंने 3 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, और 2 स्पिनर खिलाए हैं, और एक जो है वो रोस्टन चेज तो भाई पूरा उसको T20 में बॉलिंग करा लो, वो कोई टेस्ट का बॉलर वॉलर थोड़ी है, वो तो नॉर्मल नॉर्मल स्पिनर है यार। वो कोई उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको एक टेस्ट का स्पिनर बना दो, वो कोई रविंद्र जडेजा थोड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो जो इंडिया ने बॉलिंग खिलाई है, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और जो है वॉशिंगटन सुंदर, ये तीन तो खा पी जाएंगे इनको। 3 स्पिनर्स वाली टीम जो है वो खिला रहे हैं इंडिया, और स्पिनिंग ट्रैक्स पे ये खिला रहे हैं 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स। एक जिसको ये स्पिनर कह रहे हैं वो ऑलराउंडर है, रोस्टन चेस तो ऑलराउंडर है, एक्चुअल में तो बैट्समैन है वो, जिससे वो बॉलिंग लेते हैं। तो बहरहाल बहुत ही खत्म क्रिकेट हो रही है। और इससे मैं बेसिकली इंडिया वेस्ट इंडीज का डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे इंडिया की और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट को डिस्कस करना है। मैं बेसिकली इसको डिस्कस कर रहा हूँ कंपैरिजन में लाके, जो कि
जो हमने किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो होम सीरीज में कैसे मार रहे हैं, और हमने होम सीरीज में वेस्ट इंडीज से सीरीज दे दी थी। ठीक है, हमने थोड़ा नए लड़के खिलाए थे, पर हमारे नए लड़के भी जो है वो डोमेस्टिक ही खेलते हैं ना। तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का रिजल्ट ये है कि हम अपने भी घर की होम सीरीज नहीं जीत सकते, वो भी वेस्ट इंडीज से, उस टीम से जिसका खुद नहीं आता पता कि वो कहाँ कहाँ जाएगी और किस किस से हारेगी। उससे हम जो है वो होम सीरीज हार के बैठ गए। और वो दूसरी दूसरी तरफ देखो उनको कि होम सीरीज में लोग वेस्ट इंडीज को कैसे मार रहे हैं। आप देखो जरा, पहले दिन इतना बड़ा स्कोर दे दिया, सिर्फ 2 ही विकेटें गई हैं, और उसके बाद अभी कल भी बैटिंग करेंगे 500 550 करके, मैच एक तरफ फेंक देंगे, 2 दफा आउट करेंगे, 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। इस मैच का भी वही हशर होगा जो पिछले वाले मैच का हुआ था। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू आर क्रिकेट अगेन, सलमान अली आगा की यूटिलिटी बहुत बनेगी हमारे वाले मैच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो बड़े नीचे वाले नंबर पे आके जो है ना वो 40-50 रन दे सकता है, बड़े क्रूशल। तो वो एक बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है। प्लस मेरे हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ जाए, बोलते ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए 3 स्पिनर्स के बाद, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो सलमान अली आगम में वो सारी कैपेबिलिटी है कि आपको आराम से दिन के 8 से 10 ओवर्स भी दे सकता है। और 8 से 10 ओवर्स भी वो वाले नहीं कि ओवर निकालने हैं सिर्फ, वो विकेटें भी निकाल सकता है अगर टर्निंग ट्रैक्स होंगे तो ये एक उसकी अच्छी यूटिलिटी है। मेरे हिसाब से शाहिन शाह अफरीदी को नहीं खिलाना चाहिए। अभी 3 ओडीआई और 3 टी20 पड़े हुए हैं, उसकी एनर्जी को प्रिजर्व करना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई इंजरी वगैरह हो गई 2 टेस्ट मैचेस के दौरान कि जी खिलाना ज़रूरी है, जीतना ज़रूरी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसके चक्कर में अगर अल्लाह ना करे कोई इंजरी वगैरह हो गई बड़े फॉर्मेट में, क्योंकि ये आदि तो है नहीं हमारे प्लेयर्स, ये डोमेस्टिक तो कभी खेलते नहीं है, 4 डे कभी ज़्यादा खेली नहीं, डायरेक्ट टेस्ट मैच आगे आगे खेलना शुरू करा है शाहिन शाह अफरीदी ने। तो मुझे डर ये है कि कहीं ओडीआई और टी20 में अगर ये मिस मार गया तो आपका एक बहुत बड़ा स्पेयर हेड बॉलर जो है वो कम हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा लॉस होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड होनी चाहिए, ठीक है ना, जहां पर भी खिलाओ फुल स्ट्रेंथ साइड खिलाओ। खास तौर पे टी20 और वनडेज में तो बिल्कुल भी कहीं से भी कोई प्लेयर शॉर्ट नहीं होना चाहिए जो आपके आगे वर्ल्ड कप के प्लान्स में, लिमिटेड ओवर्स में, ठीक है। तो शाहिद शाह अफरीदी क्योंकि आपका एक स्पेयर हेड बॉलर है, किसी किस्म की कोई इंजरी भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी किस्म का स्ट्रेस बॉडी पे, मसल पे, हड्डियों पे ऐसा आ गया कि अल्लाह ना करे उसे कोई ब्रेक देनी पड़ गई, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो एक तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, नहीं दो चांस, शाहिन शाह अफरीदी को दूर रखो टेस्ट मैचेस से, फिलहाल तो दूर रखो, बाद में देना हो दे देना, अभी फिलहाल उसे दूर रखो भाई। और पाकिस्तान की जो हमारी पिचेस होती हैं यहाँ पे जोर लगता है, ये वो वाली पिचेस नहीं है कि आपने बस ला के बॉल आगे फेंक दिया, बाकी बॉल खुद ही कर लेगा जो करना है। नहीं भैया, यहाँ बहुत जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगा के भी मार लगती है। तो शाहिन शाह अफरीदी पे चांस नहीं लिया जा सकता। अभी हमारे पास बॉलर ही नहीं है इतने। अगर तैयार होना तो पीछे से जैसे पहले आते थे बहुत सारे, 2 खेल रहे होते तो पीछे से 3 और लाइन में लगे होते थे, वो वाला दौर हमारा खत्म हो गया है। हमने माशाल्लाह अपने बॉलर्स खुद अपने हाथ से बर्बाद कर दिए हैं। तो अब क्योंकि बर्बाद कर दिए तो फिर जो है कम से कम उन्हें प्रिजर्व करो, उन्हें संभाल के रखो। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस आज मेरे ख्याल है मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। सरफराज के जो सिलेक्टर का सवाल आया था कि जी वो सिलेक्टर बनने वाला है, अभी वो बात वहीं जाके रुक गई है, कोई उस पर ऐसी पेशरफ्त हुई नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई होगी। अम, मुझे नहीं लगता कि उस पर पेशरफ्त ज़्यादा होगी। अगर होगी तो उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा भी इस पर कोई फैसला है नहीं। अ, बस आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही है। कल थोड़ा सा और इस टॉपिक को टच करेंगे, ताकि हमारी क्रिकेट है यार, अपने अपने प्लेयर्स पर अपनी क्रिकेट पर जितनी बात करें कम है। तो कल इस पर थोड़ी सी बात और करेंगे, और फिर इंशाल्लाह 12 को मैच एंजॉय करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।